नरेंद्र मोदी जिस तरह से काम कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी जिस तरह से प्रोपेगेट कर रहे हैं और राहुल गांधी जिस तरह से प्रोपेगेट कर रहे हैं, उसमें एक बहुत बड़ा फर्क है। राहुल गांधी आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं, वो आइडियोलॉजी पर जोर दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी विचारधाराहीनता पर जोर दे रहे हैं। तुम राशन पर बात करो, राशन के पीछे जो आइडियोलॉजी है उस पर बात मत करो। नहीं, आप जो कुछ खाते हैं, आप जो सांस भी लेते हैं, उसके पीछे भी एक आइडियोलॉजी है। और राहुल गांधी की ये जो अप्रोच है कि हमारा एक प्रोग्राम है और हमारी एक पॉलिटिक्स है और हम ये करना चाहते हैं। विचारधाराहीन होके विकास मूलक कार्य नहीं किए जा सकते। विकास मूलक कार्य अगर विचारधाराहीन होकर किए जाएंगे तो उसका एक परिणाम ये निकलेगा कि आप सामान्य नागरिक पर विश्वास नहीं करेंगे। नरेंद्र मोदी सामान्य नागरिक पर विश्वास नहीं करते। आज खुदा न खास्ता किसी का फिंगरप्रिंट्स मैच न करे राशन की दुकान पर, उसे राशन नहीं मिलेगा। राशन का दुकानदार जानता है कि आदमी रियल है, लेकिन फिर भी वो राशन नहीं देगा क्योंकि फिंगरप्रिंट्स जरूरी है। आपने हर जगह मशीन बिठा दी है। ऐसे हजारों लाखों लोगों को राशन से वंचित किया गया है। तो नरेंद्र मोदी के लिए कौन सी चीज महत्वपूर्ण है? नागरिक, और नागरिक पर विश्वास महत्वपूर्ण नहीं है। नरेंद्र मोदी के लिए डिजिटल और डिजिटल जो फिंगरप्रिंट्स है वो महत्वपूर्ण है, जो कि एकदम गलत है। फिंगरप्रिंट्स के ज्यादा से ज्यादा महत्वपूर्ण है उसकी फिजिकल प्रेजेंस। आदमी सामने साक्षात खड़ा है, वो हो ही सकता है कि वो अपाहिज हो जाए, तो क्या करेगा? राशन नहीं मिलेगा उसे। तो ये जो पूरा का पूरा जो मॉडल है, इस मॉडल में क्या है कि विचारधाराहीनता, और विचारधाराहीनता के पीछे जो पूरी और बहुत सारी चीजें काम कर रही है, जिसमें मैंने एक सामान्य सी चीज का मैंने उदाहरण दिया। उसमें सबसे बड़ी चीज है कि नागरिक पर आपको विश्वास नहीं। एक अन्य चीज जो कि बहुत ही जरूरी है वो ये कि डेमोक्रेसी कोई एक खाली शब्द नहीं है। चुनाव खाली एक शब्द नहीं है। नरेंद्र मोदी ने किया यह है कि लोकतंत्र को खाली एक शब्द की तरह वो इस्तेमाल करते हैं। हमारे यहां सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लोकतंत्र के कुछ नियम है, लोकतंत्र के कुछ वैल्यूज हैं, लोकतंत्र के कुछ संस्कार है, संस्कृति है। नरेंद्र मोदी उनमें से किसी भी संस्कार, संस्कृति, नियम किसी को भी मानने के लिए तैयार नहीं। वो खाली लोकतंत्र 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 बोलते हैं और प्रैक्टिस में लोकतंत्र गायब है। सिस्टम में लोकतंत्र गायब है उनके। जब से वो आए हैं, सिस्टम में जो लोकतांत्रिक संरचनाएं थी जो बनाई गई थी वो सारी की सारी गायब है। तो नरेंद्र मोदी ने क्या किया कि लोकतंत्र को खाली एक शब्द मात्र में कन्वर्ट कर दिया। और ये बहुत बड़ा जिसे कहे कि ये सेटबैक है इंडिया के लिए कि राहुल गांधी को बार बार हर जगह जाके ये बोलना पड़ रहा है कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या है। एक अन्य चीज है जिसको कि नरेंद्र मोदी ने विकसित किया है वो ये कि मनुष्यों की क्षमता का विकास डेमोक्रेसी का मतलब है। अब आप यहां से देखिएगा, कांग्रेस के आने के बाद में जो पिछले 10 साल जो इनके आने के पहले जब कांग्रेस थी, लोगों की क्षमता का विकास हुआ या गिरावट आई? सामान्य सी चीज, मैं मॉल कल्चर को पसंद नहीं करता, लेकिन मॉल आए, हजारों मॉल आए, हजारों मॉल में हजारों लड़के लड़कियों को नौकरी मिली। वो चाहे वो 5,000, 10,000, 8,000 की नौकरी थी, लेकिन नौकरी मिली। लोग घर से निकले, बड़े पैमाने पर मनरेगा की स्कीमें लागू की गई, उससे लोगों को काम मिला, लोगों को बाजार एक तरह से चंगा हुआ। तो मनुष्य की क्षमता के विकास की संभावनाएं पैदा हुई। डेमोक्रेसी का मतलब है मनुष्य की क्षमता के विकास की संभावनाओं को पैदा करना। नरेंद्र मोदी के 10 साल का सबसे बड़ा ग्रेट अचीवमेंट है कि उन्होंने मनुष्य की क्षमताओं की संभावनाओं को नष्ट कर दिया। आज आपके पास में शिक्षा है, आपके पास में टैलेंट है, लेकिन आपके पास में काम नहीं है। आप दर दर भटकिए। आप इस समय देखिए, आप कम से कम 40% मॉल तो बंद हो चुके हैं और कम से कम 50% से अधिक जो है एटीएम बंद पड़े हैं। ये क्या हो रहा है? हिंदुस्तान में पॉपुलेशन बढ़ रही है, हिंदुस्तान में बिजनेस बढ़ रहा है,
लोगों को पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? लोग खरीदारी करेंगे कि नहीं करेंगे? क्यों मॉल बंद है? नरेंद्र मोदी से पूछा जाना चाहिए ये। क्यों दुकानों पे खरीदार लोग नहीं है? तो मनुष्य की क्षमताओं का जब ह्रास होगा तो उनकी क्रय शक्ति का भी ह्रास होगा, उनके पास में ऑप्शंस नहीं होंगे। तो लोकतंत्र का मतलब सिर्फ वोट देना नहीं है। लोकतंत्र का मतलब है मनुष्य की क्षमताओं का विकास करना, मतलब सभी क्षेत्रों में। अब एक और है अब लोगों की क्षमताओं का विकास करेंगे तो जाहिर है कि आप थोड़ा सा स्पेशलाइजेशन पर जोड़ देंगे, स्पेशलाइजेशन के हिसाब से नौकरी पर जोड़ देंगे। आप यहां से सोचिए कि नोटबंदी के बाद कोरोना के बाद में जो तबाही है उसमें मेरे सामान्य सा अनुमान है मेरा कि तकरीबन 40,000 से अधिक पत्रकार और मीडिया कर्मी बेकार हो गए। कहां जाएंगे ये लोग? जो बेरोजगार हुए लोग, एजुकेटेड लोग, इंजीनियर और दूसरे तमाम किस्म के जो प्रोफेशन में लोग थे वे जो बेरोजगार हुए, उनकी संख्या 20 करोड़ से ऊपर है। नरेंद्र मोदी ने क्या दिया? मानवीय क्षमताओं के विकास के लिए पकौड़े उत्पादन का दर्शन। वो भी नहीं चल रहा सर, वो भी नहीं चल रहा। ये कमाल की कैपेसिटी है सोचने की। आप एक जो बीटेक कर चुका है, एमटेक कर चुका है, उससे कह रहे हैं पकौड़े तलो। जो प्रोफेशनल जर्नलिस्ट है उससे कह रहे हैं पकौड़े तलो। क्योंकि जब आप मीडिया को नियंत्रित करेंगे और मीडिया में नियंत्रित करके आप काम कराएंगे और मीडिया पूरी तरह से आपके इशारे पर काम करेगा तो जाहिर है कि पत्रकारों की नौकरियां जाएंगी। नहीं, इन्होंने तो बाकायदा, इन्होंने और इनके मंत्रियों ने भी मालिकों से कह कह करके भी नौकरियां निकलवाई, नौकरियों से निकलवाया है जी पत्रकार। जी 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 एक बड़ा जी चर्चित हुआ था, अमेठी के एक पत्रकार को स्मृति ईरानी से सवाल कर दिया था तो उसको भी निकलवा दिया, छोटे से पत्रकार को। अरे स्मृति ईरानी छोड़ दिए, वो तो वहां सामान्य तौर पर बोलने पर निकाल देते हैं। मैं कह रहा हूं कि बात यह है कि डेमोक्रेसी किसे कहते हैं? डेमोक्रेसी का मतलब है मनुष्य की क्षमताओं का विकास और उसका सम्मान, उसके लिए प्रॉपर प्लेस। आपने क्या किया कि आपने डेमोक्रेसी में लोगों की क्षमताओं का विनाश किया है और यह बहुत बड़ी दुर्घटना है। एक आखिरी बात फिलहाल के संदर्भ में सर, एक सवाल मैं पहले मेरे दिमाग में चल रहा है बहुत पहले से। बताइए सर। वो सवाल यह है कि आपने कहा कि ये डेटा कलेक्शन बंद कर दिया है, ये नहीं करते हैं, और आप जो है जन कल्याण की योजनाएं फिर किस आधार पे आप लागू करेंगे या उसकी कमियों को आप देख पाएंगे? बिल्कुल सही। लेकिन जहां, जैसा कि राहुल गांधी ने कहा कि ये जो है ये अडानी ने इनको नौकरी पर रखा हुआ है, आपने कहा कि कॉरपोरेट कंपनियों से फाइल तैयार होकर के आती है, तो कॉरपोरेट कंपनियां तो मानी जाती है डेटा के आधार पे चलती है सर। कॉरपोरेट कंपनी कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले वो डेटा करती है। डेटा जो कॉर्पोरेट कंपनियां हैं वो मैनिपुलेशन के आधार पर चलती हैं। तो डेटा जो है मैनिपुलेशन है एक तरह से। वो मैनिपुलेशन भी है, वो डेटा का की तुलना की गई है बिकनी के साथ। जैसे अभी चुनाव के सर्वे कितने आ रहे हैं, कितने सर्वे आ रहे हैं, ये है ये है। हो सकता है कि वो सच हो झूठ हो, वो एक अलग चीज है, सर्वे एक अलग चीज है। सर नहीं, डेटा वही कलेक्ट करती है, वैसे ही कंपनियां डेटा नहीं, कलेक्ट करती है। वो डेटा मैं कहता हूं ना बिकनी की तरह है। अब आपके ऊपर है कि आप उसका कैसे इस्तेमाल करेंगे। डेटा जो है वो अपने आप में कोई परम पवित्र चीज नहीं है, लेकिन डेटा जरूरी है। बिना डेटा के पता ही नहीं चलेगा मुझे जरूरत है 10,000 शिक्षकों की, लेकिन वो कैसे पता चलेगा? जब मुझे ये मालूम होगा कि विद्यार्थी कितने हैं, स्कूल कितने हैं, रिक्वायरमेंट क्या है। तो मुझे तो ये जानने के मौका ही नहीं दे रहे आप। जो मुसीबत है वो कहां है? मुसीबत यह है कि अब वो दौर ही खत्म हो गया जब आपको डाटा दिया जाता था। अब डाटा की जरूरत नहीं है। अब वो सिर्फ आप अनुमान लगाइए, गॉसिप लगाइए, जितना भी है आप भक्ति में आप जो भी अनुकरण में आप लिख सकते हैं वो लिखिए, लेकिन डाटा नहीं। एक ही डाटा आप दूसरे ढंग से भी विश्लेषित कर सकते हैं, मैं दूसरे ढंग से विश्लेषित कर सकता हूं, लेकिन डाटा तो होगा।
कोई बेस तो है। बेस तो है। जी। अब वहां जब डाटा ही नहीं है तो अब उसका विश्लेषण कैसे होगा? नरेंद्र मोदी को धर्म की बहुत जरूरत है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कह रहा हूं मैं, मुझे भी धर्म की जरूरत है, तो राहुल गांधी को भी धर्म की जरूरत। लोग कह रहे हैं ना कि नरेंद्र मोदी भी गए थे वहां, तो अब ये भी गए वहां, राहुल गांधी भी गए। नरेंद्र मोदी के और राहुल के धर्म के दृष्टिकोण में बुनियादी अंतर है। नरेंद्र मोदी मंदिर जाते हैं, ये सच है, और वो मंदिर के अलावा कहीं नहीं जाते, ये भी सच है। लेकिन नरेंद्र मोदी मंदिर और धार्मिक असहिष्णुता, इन दो का पैकेज लेके चलते हैं। राहुल गांधी मंदिर या धर्म और धार्मिक सहिष्णुता, इसका पैकेज लेके चलते हैं, और यह बहुत बुनियादी अंतर है। आप धर्म के साथ में सामाजिक सहिष्णुता को लेकर जाएंगे या धर्म के साथ में सामाजिक असहिष्णुता को लेकर जाएंगे? नरेंद्र मोदी ने धर्म का प्रचार करते हुए सामाजिक असहिष्णुता को महत्वपूर्ण औजार बनाया, और जो लोकतंत्र की सबसे बड़ी, जिसे कहें कि बुरी सेवा की उन्होंने। बड़ी मुश्किल से हम दलदल से निकल के आए थे, धर्म के आडंबर से निकल के आए थे। पहली जरूरत थी हिंदू धर्म की, जो बुनियादी चीज है, जिसे मैं शेयर करके, आखिरी चीज है जो कि मैं चाहता हूं कि वो आप उसे जरूर रखें, क्योंकि वो बहुत ही फोकस एरिया है। वो ये कि क्योंकि कल से राहुल गांधी की तस्वीर घूम रही है केदारनाथ की, तो सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड के किसी मंदिर में जाने में और राहुल गांधी के मंदिर में जाने में कोई अंतर है कि नहीं है? दोनों ही मंदिर में जा रहे हैं, क्या दोनों का मंदिर में जाना एक जैसा है? नहीं, एक जैसा नहीं है। सवाल यह है कि राहुल कैसे देखते हैं? राहुल देखते हैं धर्म की भूमिका और सामाजिक सहिष्णुता की भूमिका, हिंदू धर्म की जो बुनियादी खूबी थी, जिसे हम लोग भक्ति आंदोलन के कवियों को जानते हैं, कबीर को जानते हैं, नानक को जानते हैं, दादू को जानते हैं, रैदास को जानते हैं, तुलसी को जानते हैं। यह भूमिका थी धर्म के साथ में सामाजिक सहिष्णुता की, और ये जो सामाजिक सहिष्णुता थी, इसमें धार्मिक सहिष्णुता इनबिल्ट थी। मध्यकाल में शासक थे मुगल, लेकिन मध्यकाल में भयानक भक्ति आंदोलन था, और भक्ति आंदोलन के कवि विभिन्न जाति और धर्म के मानने वाले थे। उसमें शूद्र भी थे, उसमें गैर शूद्र भी थे, उसमें ईसाई भी थे, उसमें बौद्ध भी थे, तमाम किस्म के लोग थे। कभी किसी की हत्या नहीं हुई, कभी किसी ने किसी के खिलाफ में नहीं बोला, यहां तक कि कभी किसी राजा ने भी, ना वो हिंदू राजा ने बोला, ना किसी मुस्लिम राजा ने बोला। मुझे नहीं मालूम कि किसी हिंदू राजा ने किसी धर्म के खिलाफ में कुछ बोला हो, मैं नहीं जानता। तो मध्यकाल में जो चीज धार्मिक आंदोलन के, खासतौर पर भक्ति आंदोलन के जरिए जो पैदा हुई थी, वो ये थी कि धर्म रहेगा और सामाजिक सहिष्णुता रहेगी। ये जो पैकेज है, इस पैकेज को राहुल गांधी ने बहुत ही ब्यूटीफुली आर्टिकुलेट किया है। एक अन्य चीज इसी के साथ जुड़ी हुई है, वहां जो ये जो धार्मिक सहिष्णुता थी, सामाजिक सहिष्णुता थी, उसने एक और चीज पैदा की, वो ये थी जिसे हम लोग बहुलतावाद कहते हैं। सामाजिक धार्मिक बहुलतावाद, ये सामाजिक धार्मिक बहुलतावाद बड़े पैमाने पर मध्यकाल में था, भक्ति आंदोलन के दौर में था। ये संभव ही नहीं था। तो ये जो दो बहुत महत्वपूर्ण, नरेंद्र मोदी को बहुलतावाद पसंद नहीं है, राहुल गांधी को बहुलतावाद पसंद है। नरेंद्र मोदी को धार्मिक सहिष्णुता पसंद नहीं है। अनेक बयान है इस तरह के, उनकी पार्टी के नेताओं के बयान है, आरएसएस के नेताओं के बयान है अनेक, जो कि धार्मिक सहिष्णुता के खिलाफ जाते हैं। जरूरत किस बात की है? हमें धर्म भी चाहिए, साथ साथ सामाजिक और धार्मिक और सांस्कृतिक सहिष्णुता भी चाहिए। हमें बहुलतावाद भी चाहिए। हमें सिर्फ हिंदू 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 नहीं चाहिए। इस समाज में हिंदू ही नहीं, इसमें अनेक धर्म के लोग रहते हैं, अनेक जातियों के लोग रहते हैं, अनेक संस्कारों के लोग रहते हैं, अनेक लोगों की अपनी पर्सनल लाइफ है। आपने क्या किया? सरकार आपकी है, आपने एक खतरनाक काम किया है।
मैं सिर्फ संकेत देके छोड़ रहा हूं। अभी रिसेंटली असम की सरकार ने जो ऑर्डर जारी किया है, कोई भी व्यक्ति दूसरी शादी करने के पहले वो सरकार से परमिशन लेगा। ओह, कमाल है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि आदमी दूसरी शादी करे, तीसरी शादी करे, इसमें सरकार का क्या लेना देना। आपने क्या किया, कल तक जिस दलदल से हम निकल के आए थे, इस समाज को लेके आए थे, अब उसी दलदल में ले जाना चाहते हैं बहाने कर करके। अब कह रहे कि नहीं, वो 1956 में, 1957 में, 1958 में कभी कोई सर्कुलर था, रूल्स था, उसको हम लागू कर रहे हैं। अरे तब तो फिर कहोगे मनुस्मृति में लिखा था, हम उसे लागू कर रहे हैं। ये कौन सा तरीका हुआ? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, सामाजिक सहिष्णुता और बहुलतावाद, इनको हम अगर छोड़ देंगे तो बहुत खतरे होंगे। राहुल गांधी का जो ट्रैक है वो ये कि धार्मिक सहिष्णुता और सामाजिक सहिष्णुता वो धर्म के साथ रह सकती है, वो लोकतंत्र के साथ रह सकती है। नरेंद्र मोदी ने ये किया है कि लोकतंत्र के साथ में सिर्फ हिंदू धर्म रह सकता है, और हिंदू धर्म भी वह नहीं जो कबीर, दादू, नानक इन लोगों ने तैयार किया था, वह भक्ति आंदोलन का हिंदू धर्म नहीं, वह हिंदू धर्म नहीं जिसकी वकालत विवेकानंद कर रहे थे, वह हिंदू धर्म नहीं जिसके बारे में मदन मोहन मालवीय बोलते थे और लिखते थे, बल्कि इन्हें वह हिंदू धर्म चाहिए जिसके बारे में गोलवरकर बोलते थे, जिसका कोई संबंध हिंदू धर्म की किसी भी परंपरा से नहीं है। और यह सबसे खतरनाक जगह है। इसने क्या किया है कि सारी की सारी लड़ाई एक ऐसी जगह ले जाके पहुंचा दी है कि अब आपके सामने समस्या यह है कि आप अपनी परंपराओं की भी रक्षा करें, अपने धर्म की भी रक्षा करें, और अपने जो है सामाजिक ताने बाने की भी रक्षा करें। सिर्फ वो रोटी रोजी की समस्या नहीं है। लोकतंत्र की जो बुनियादी चीज है, मनुष्य के अस्तित्व की रक्षा का प्रश्न जी। तो अब जब हम कहते हैं ना फासिज्म है सामने, डिक्टेटरशिप है सामने, तो उसका मतलब ये होता है लोकतंत्र में जो व्यक्ति के अस्तित्व का सवाल है वो अब खतरे में है। नरेंद्र मोदी ने बाई ऑर्डर जो पॉलिसीगत उन्होंने निर्णय लिए, उसके जरिए उन्होंने प्रत्येक नागरिक के जीवन के अस्तित्व पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। और अब ऑफिशियली अगर नरेंद्र मोदी की मान ली जाए और 80 करोड़ लोगों को या 50 करोड़ लोगों को राशन बंद कर दिया जाए तो वो तो मर जाएंगे। कहां पहुंचा दिया आपने? लोकतंत्र का मतलब है मनुष्य के अस्तित्व की रक्षा, उसकी क्षमताओं के विकास का प्रश्न। नरेंद्र मोदी के पास में इसका कोई उत्तर नहीं है। यही वह जगह है जहां पर राहुल गांधी इनको भारी पड़ रहे हैं, क्योंकि वह इन दो जगह वो बार बार नॉक कर रहे हैं, बार बार वो प्रश्न उठा रहे हैं। और ये जो चीज है ये डेमोक्रेसी को और ज्यादा इनरिच करेगी, क्योंकि डेमोक्रेसी बिना इस एरिया को खोले मनुष्य की क्षमताओं के विकास और अस्तित्व के प्रश्न, नरेंद्र मोदी के लिए अस्तित्व का प्रश्न महत्वपूर्ण नहीं है, नरेंद्र मोदी के लिए सिर्फ राशन महत्वपूर्ण है। और ये बुनियादी अंतर है नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के अंदर जी। इसलिए डेमोक्रेसी बचेगी तब जब मनुष्य का अस्तित्व बचेगा। यहाँ तो मनुष्य का अस्तित्व दांव पर लगा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपने आखिरी जो पंक्ति ही कही, बड़ी कंक्लूडिंग लाइन आपने दे दी, हमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है कि जब मनुष्य का अस्तित्व बचेगा तभी सब कुछ बचेगा, क्योंकि सब है तो अस्तित्व बचाने की ही लड़ाई है। सरकार भी हमने इसीलिए बनाई है कि किस तरह से हमारा अस्तित्व बचे। तो बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू। तो आपको ये एपिसोड कैसा लगा आप ज़रूर बतलाएं। और इस तरह के एपिसोड करने का जो मूल पर्पस है, वो जो सर ने कहा आखिरी लाइन कि मनुष्य के अस्तित्व को बचाना ही लोकतंत्र है, या वही सरकार का काम है, और हम सब का काम यही। हम तो अब बात कर रहे हैं कि मनुष्य छोड़िए, धरती पे जितने जीव है सबका अस्तित्व कैसे बचे। सह अस्तित्व की जो परिकल्पना है वो यही तो है। जब हम धर्म की ही बात कर लें तो भगवान शिव की परिकल्पना जो उनका शिव परिवार है वो तो वहीं पे जाके टिकता है। सह अस्तित्व की बात करते हैं। तो ये एपिसोड आपको कैसा लगा आप जरूर बतलाएं, और फिर मिलेंगे हम नए एपिसोड के साथ जिसमें जगदीश्वर सर किसी और विषय पर हम उनसे बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।